स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म लॉकेश राहुल अकेडमी में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम क्रैश कोर्स में क्लास 10th के क्रैश कोर्स में चल रहे हैं मैथ्स और इंग्लिश के में, और मैं मैथ्स में 2 वीडियोस आपको दे चुका हूं डे 2 में, और आज डे 3 का टॉपिक है हमारा। डे 3 में टॉपिक्स है हमारे। देखिए, मैं चैप्टर वाइज या क्वेश्चंस वाइज आपको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम चैप्टर या क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल डीपली ही पढ़ते जाएं। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को आपको बिल्ड करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहा हूँ, जिनसे फ्रिक्वेंटली ज्यादा चांसेस होते हैं आपके क्वेश्चंस पूछे जाने के। उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस को आपको डिस्कशन कर रहा हूँ और उससे रिलेटेड ही आपको कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ। तो आज का जो डे 3 है, धीरे धीरे हम डे 60 तक पहुंचेंगे और पूरी कंप्लीट मैथ को पढ़ लेंगे। और आप पे से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है कि आपको कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती हो या आप पर क्वेश्चन नहीं होते हो। अगर आप पर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं किसी टॉपिक से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि सर यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो देखिए, धीरे धीरे मैं 60 डेज में आपको सभी टॉपिक्स को कवर अप करूंगा। आप सिर्फ इतना काम कीजिए कि कॉन्सेप्ट को, वीडियोस को डेली रिगार्डिंग देखिए। डेली से डेली आपको अपडेट्स मिलती हैं, डेली वीडियोस आती है, डेली आप वीडियो को देखिए और क्वेश्चंस लगाने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके क्वेश्चंस को भी कराऊंगा। अगर आप पर क्वेश्चंस कोई नहीं बन रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर क्रैश कोर्स 60 डेज का क्रैश कोर्स आपके लिए, फास्ट ट्रैक रिवीजन आपके लिए चालू किया जा चुका है, जिसमें आज डे 3 है। और आज का टॉपिक है हमारे रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि द्वारा हल, जिसमें बहुत से बच्चों को ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आता भी नहीं है और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए, आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हुए, ज्यादा बातें नहीं करते हुए, देखिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं। तो पहला जो टॉपिक बनने वाला है हमारा इस जगह पर, समझने वाला कॉन्सेप्ट जो बनने वाला है वो है प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है इंटरसेक्ट, यानी कि जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, दो लाइंस जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे कि मैं इस लाइन को अगर आगे बढ़ाता हूं तो एक बार जो इंटरसेक्ट करती है इस जगह पर, इसके बाद इसको कहीं पर भी आप लेकर जाओ, ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है, यानी यहीं कहीं पर भी ये अब दोबारा कट नहीं करेगी। तो जब दो लाइन आपस में अगर एक बार कट जाती है तो उसके एक आंसर आता है, अगर 2 बार कट करेंगे तो आपके लिए 2 आंसर्स मिलेंगे। यहाँ पर एक प्रतिच्छेदी जो रेखा है, प्रतिच्छेदी का मतलब ये होता है कि जब दो लाइन्स एक दूसरे को आपस में कहीं पर कट कर जाती हैं तो उसका मतलब होता है कि वहां पर वे दोनों प्रतिच्छेद करते हैं, उसका मतलब वहां पर एक आंसर उसका तैयार हो गया, यानी एक आंसर बना दिया उन्होंने, दोनों मिलकर के। प्रतिच्छेदी का सेंस ही ये होता है कि अगर कहीं मिल रही है तो कोई ना कोई आंसर जरूर होगा, उस क्वेश्चन का कोई ना कोई आंसर जरूर होगा। अगर तो प्रतिच्छेदी रेखाएं वो रेखाएं जो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटती हैं, वो रेखाएं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को आपस में काटती हैं, प्रतिच्छेदी रेखा होती हैं। इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही मैं मान लेता हूं कि मेरे पास दो रेखाएं हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और एक रेखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो प्रतिच्छेदी रेखा का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर दोनों a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो रेखाएं आपस में, पक्की बात है, प्रतिच्छेद ही करने वाली है। रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद ही करने वाली हैं अगर a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 है। देखिए कैसे करते हैं हम इसको, क्वेश्चन को एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 4x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0 और एक लिया यहाँ पर 7x प्लस के 5y प्लस के 4 इक्वल टू 0। अब बताइए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या नहीं करती हैं। तो मैं यहाँ पर इसको चेक करूंगा। पहला वाला जो टर्म होता है वो हमारा a1, दूसरा वाला टर्म b1 और j वाला टर्म c1, ये a2 v2 एंड देन c2। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू v1/v2 होना चाहिए अगर ये एक दूसरे में प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो फिलहाल के लिए मैं a1/a2 और b1/v2 लिखता हूं और चेक करने की कोशिश करता हूं
A1 की जगह पर आएगा आपका 4, A2 की जगह पर आएगा आपका 7, B1 की जगह पर आएगा आपका 3 और B2 की जगह पर आएगा आपका 5। अब क्या ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं? क्या ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर है? तो बिल्कुल भी नहीं है ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर। तो मैं क्या लिखूंगा इस जगह पर? नॉट इज इक्वल टू। अब जब नॉट इज इक्वल टू का साइन आ गया तो इसका मतलब ये किससे रिलेट हो रहा है? इस वाली कंडीशन से। और जब ये इस वाली कंडीशन से रिलेट हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये दोनों रेखा एक दूसरे में कैसी है? प्रतिच्छेद करती है। आई होप आप तक मेरी बात पहुंच चुकी होगी कि आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी कि ये क्या हो रहा है इसमें। जब दो लाइंस आपके पास दी हुई है तो हमको प्रतिच्छेद चेक करना है तो हम चेक करेंगे उनके रेशियोज को। अगर A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 है, यानी कि दोनों रेशियो आपस में बराबर नहीं है, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे में प्रतिच्छेद होंगी। तो इसके लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं? इसके लिए कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं कि पहला, इनके अद्वितीय हल होंगे, यानी अद्वितीय हल होगा इसका, इन दोनों रेखाओं के अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब है केवल एक हल, केवल एक हल, केवल एक हल होगा। और दूसरी बात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये क्या होंगी? ये कहलाएंगी आपकी संगत रेखाएं। क्या कहलाएंगी? आपकी संगत रेखाएं। संगत रेखाएं कहलाएंगी आपकी, यानी जब दो रेखाएं आपस में साथ हों तो वो संगत रेखा ही होंगी। तो आपको ऐसे याद रखना है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं कहीं ना कहीं, तो वो संगत रेखाएं बन जाती हैं। तो प्रतिच्छेदी का सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपके पास दो लाइन दी हुई हो तो आप A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 करके चेक कर सकते हो। और उसके बाद जिस तरीके से भी आंसर पूछा हो, कि आपसे पूछा है कि बताइए रेखा कैसी है, तो प्रतिच्छेदी है तो प्रतिच्छेदी लिखोगे। अगर पूछा है कि बताइए इसके कितने हल हैं, तो अगर ऐसी कंडीशन बनकर आती है तो आप लिखोगे केवल एक हल है। या फिर पूछी है कि रेखा संगत है या असंगत, तो आप कहोगे रेखा संगत है। तो प्रतिच्छेदी का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर होता है हमारा खत्म। अब दूसरा कॉन्सेप्ट बनता है समांतर रेखाएं। सब समांतर रेखाएं सर कैसी होती हैं? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, समझेंगे सभी बच्चे अच्छी तरीके से। देखिए, समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जिनके बीच की दूरी, यानी बीच का जो डिस्टेंस है आपस में समान होता है। बीच का डिस्टेंस आपस में समान होता है हर जगह पर। हर जगह पर बीच में डिस्टेंस अगर समान है तो वो रेखाएं समांतर रेखा कहलाएंगी, यानी समान अंतर वाली दो रेखाएं जिनके बीच का अंतर समान होता हो। अब देखिए, इनका बीच का अंतर जब समान है तो क्या इन रेखाओं को मैं आगे बढ़ाता जाऊं तो क्या ये मिलने वाली है? आप ही बताओ, क्या ये मिलने वाली है? सर ये तो कहीं नहीं मिलने वाली है। तो जब ये कहीं मिलेंगे ही नहीं तो क्या इनके आंसर्स बनेंगे? बताइए। मैंने आपसे कहा था कि जब दो रेखाएं आपस में कहीं मिलती हैं तब आंसर्स बनते हैं। तो अब ये रेखाएं कहीं मिलेंगी नहीं तो इनके आंसर्स बनेंगे? बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि इन रेखाओं के जब समांतर रेखाएं होती हैं तो कंडीशन क्या होती है, पहले हम उस चीज को लिखेंगे। तो कंडीशन होती है A1/A2, यानी कि जब हमारे पास दो रेखाएं दी हुई हो, दो रेखाएं हमारे पास दी हुई हो तो क्या लगेगा? अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2, अगर ऐसी कहीं पर भी कंडीशन बन रही है कहीं दो रेखाओं के बीच में, तो आप कहोगे कि ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी। तब समांतर रेखाएं होंगी तो कंडीशन क्या क्या बननी चाहिए थी? कंडीशन बननी चाहिए थी सर कि कहीं पर मिल ही नहीं रही है तो आंसर नहीं आएंगे। तो आंसर नहीं आएंगे तो हम कहेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। आई होप आपको अच्छे से मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब आप ही बताओ, जब कहीं ये मिलने वाली नहीं है तो इसके आंसर्स आने वाले हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं आने वाले। अगर नहीं आने वाले हैं तो आप लिखोगे कोई हल नहीं होगा। और दूसरी बात, कहीं पर मिलेंगी नहीं तो इनको संगत भी नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं पर मिलने के लिए संगत होना जरूरी है।
संगत कहते हो ना, किसी की संगति कैसी है, संगति में क्या होता है कि दो आपस में मिलते हैं लोग, बैठते हैं आपस में, तो वो संगति कहलाते हैं, यानी संगत होते हैं एक दूसरे के, संग रहते हैं वे एक दूसरे के। अब ये दो रेखा तो बिल्कुल दूर दूर रहने वाली हैं, तो इनको कहेंगे हम असंगत रेखाएं। क्या कहलाएंगी ये? असंगत रेखाएं। आई होप आपको समझ में आई होगी। ये दो चीजें आपसे पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसका एग्जाम्पल समझिए आप। यहाँ पर मैंने दो रेखाएं लिख दी यहाँ पर, अब आप बताओगे इसके आंसर्स क्या होने वाले हैं, ठीक है। देखिए पहला वाला टर्म होता है A1, दूसरा वाला टर्म होता है A1, B1 और C1, A2, V2 देन C2। चेक कीजिए, हमारे पास पता है हमको A1/A2 होता है, V1/V2 होता है, C1/C2 होता है। चेक करते हैं तो 4 आएगा इधर, 2 आएगा इधर, 2 आएगा इधर, 1 आएगा इधर, 9 आएगा इधर C1 की जगह पर, और C2 की जगह पर आ जाएगा आपका 10। इसको मैं इससे कैंसिल करूंगा तो 2/1, 2/1, 9/10 आने वाला है। अब आप बताइए मुझे कि 2 और 2 आपस में बराबर है, क्या ये तीसरा भी बराबर है? बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको काट देते हैं। अगर ये दोनों कट जाएंगे तो इसका मतलब ये देखिए कुछ ऐसी कंडीशन बनकर आ गई है हमारे पास कि 2 आपस में बराबर है, 1 आपस में बराबर नहीं है, तो रेखाएं कैसी कहलाएंगी? तो कहोगे सर कि रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी। और रेखाएं समांतर होंगी तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेखाएं कैसी होंगी, संगत होंगी या असंगत होंगी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? रेखाएं असंगत कहलाएंगी। बताइए रेखाओं के कितने हल होंगे? तो आप कहोगे रेखाएं के कोई हल नहीं होगा। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से क्लियरेंस में समझ में आ चुकी होगी। अगला टॉपिक जो होने वाला है वो संपाती रेखाओं का होने वाला है। जल्दी से फटाफट मैं आपको 30 सेकंड का वक्त देता हूं, इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, बाद में इसको मिटाकर मैं समान संपाती रेखाओं को यहाँ से क्लियर करता हूं। चलिए प्रतिच्छेदी वाली को मैं मिटा देता हूं और समांतर वाली को मैं समझा देता हूं। आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में, अच्छे से समझ में आ रही होंगी ये सभी चीजें। अगर कोई डाउट होता है तो मैं आपको कई बार कह चुका हूं, डाउट क्लियर करने के लिए आप सभी को कहां पर विजिट करना होगा, या तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो अपना डाउट। अगर कमेंट बॉक्स में मैं नहीं पढ़ पाता हूं तो आप मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप कहीं पर भी मिल सकते हो, मैं वहां पर आपको आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। टॉपिक है संपाती रेखाएं, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, आपके इस क्रैश कोर्स में आपको सभी चीजें अवेलेबल होंगी। आपके सभी चीजों को मैं अच्छे से समझाकर विद एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाते हुए चलने वाला हूं। अब देखिए संपाती रेखाओं का मतलब होता है कि एक रेखा उसी के ऊपर एक और रेखा। संपाती रेखा का मतलब होता है एक रेखा उसी के ऊपर एक रेखा। जैसे एक हाथ ये है, एक दूसरा हाथ इसी के ऊपर मैं रख देता हूं सेम, तो ये कैसी रेखाएं होंगी? संपाती। मैंने दो जैसे कि मैंने 2 रस्सियां ली, तो दोनों रस्सियों को, एक रस्सी इतनी बड़ी ली और उसको डबल कर दिया, वहीं से खोलकर उसको डबल कर दिया, तो अब दोनों एक दूसरे के क्या होंगी? वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई होंगी। यानी ऐसी 2 रेखाएं जो आपस में एक दूसरे पर लिपटी हुई होती हैं वो संपाती रेखाएं कहलाती हैं। तो अब जल्दी से फटाफट से बताएंगे कि संपाती रेखाओं में कि कितने आंसर्स आने वाले हैं। तो संपाती रेखाओं में सर कहोगे कि सर अगर एक बार टच करती है तो एक आंसर आने वाला था, 2 बार टच करती है तो 2 आंसर आने वाला। तो अब यहाँ तो ये दोनों रेखा ही ऐसी है कि एक दूसरे से सटी हुई, एक दूसरे से बिल्कुल भी इनमें गैप नहीं है, लिपटी हुई है एक दूसरे से। तो लिपटी हुई है तो कई बार टच कर रही होंगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। या फिर हम कह सकते हैं अपरिमित रूप से अपरिमित हल होंगे।
या अनंत हल होंगे। अब दूसरी बात क्या कहेंगे, अब संगत है असंगत है। अब आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि आप संगत लिखने वाले हो कि असंगत। तो क्या कहलाएंगे ये संगत रेखाएं, क्योंकि एक दूसरे के संगत हैं। अब कंडीशन क्या बनने वाली है कि A1/A2 इज इक्वल टू V1/V2 इज इक्वल टू C1/C2। ये आपका कंडीशन बनने वाला है। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं उन चीजों को कि 4x + 8y + 9 इक्वल टू 0, देन 2x + 4x + इसको आप 10 लिखिए, इसको 5 इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं हम, ये हो गया आपका A1 यानी 4 आएगा, नीचे 2 आएगा, ये हो गया आपका V1 4 आएगा और ये 10 आएगा और ये 5 आएगा। कैंसल आउट करते हैं सभी चीजों को, तो 2 = 2 = 2 आएगा। इसका मतलब तीनों चीजें आपस में बराबर हैं, तो रेखाएं कैसी कहलाएंगी, समपाती रेखाएं कहलाएंगी। आई होप आपको ये सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि अभी तक की समपाती रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है। अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि कोई भी अब आपको युग्म दिया होता है, क्वेश्चन ऐसे आएगा आपके पेपर में कि एक समीकरण युग्म दिया होगा, तो उससे कहेगा कि ग्राफी विधि द्वारा बताइए कि ये रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद, समांतर या समपाती रेखा। तो मैं आपको ग्राफी विधि द्वारा एक एक्सप्लेनेशन देता हूं। ठीक है, देखिए अब देखिए ग्राफी विधि आपकी किताब में तो काफी वैसा में अजीब सा मेथड दिया हुआ है किताब के अकॉर्डिंग। मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं कि इसको आपको पेपर में कैसे करके आना है। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए। x + 3y इक्वल टू 6 और देन 2x - 3y इक्वल टू 12। दो इक्वेशंस दी हुई है हमारे पास। अब ग्राफी विधि द्वारा हमको इसको सॉल्यूशन देना है ग्राफ बना करके। देखिए मैं यहां पर लिखता हूं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में क्या करना है हमको, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूं कि मैं एक काम कर लेता हूं कि एक इक्वेशन को मैं यहां लिख लेता हूं और एक इक्वेशन को इसके साइड में लिख लेता हूं। ठीक है, ये मेथड आपको किताब में नहीं है, किताब में इसके तरीके से मतलब ऐसे नहीं दिया हुआ है। किताब में आपको डिब्बे बनाकर अलग से, वो भी हम करेंगे, पर आपको इससे ज्यादा इजीली समझ में आने वाला है। इस वजह से मैं आपको इसको इजीली वे में समझाता हूं और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। और क्वेश्चन ये गलत क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप इस तरीके से समझोगे तो आपको गलत करने के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल आप गलत कर ही नहीं पाओगे कभी इस क्वेश्चन को। देखिए अब कैसे करोगे कि एक इक्वेशन मैंने यहाँ लिख ली। अब करोगे कि जब x = 0 हो, जब x = 0 हो या फिर x = 0 पर, तो इस समीकरण में आप 0 रखोगे x की जगह पर, ये हो जाएगा आपका 3y = 6, 3 2 जा यानी y = 2। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने x का मान 0 रखा तो y का मान मुझे कितना मिला, 2 मिला। ठीक है, एक इक्वेशन एक जो पॉइंट है वो यहां से मिल गया कि x बराबर मैंने 0 रखा था तो y बराबर मुझे 2 मिला था। अब मैं रखूंगा जब y = 0 हो, जब y = 0 हो तो क्या करोगे आप, x + 3y = 6 में एक बार y की जगह पर 0 रख दोगे। पहले हमने x की जगह पर रखा था y की जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 होने वाला है। तो x बराबर क्या मिलने वाला है मुझे, 6। इसका मतलब ये हुआ कि जब y की जगह पर मैंने 0 रखा था तो x के बराबर मुझे कितने मिला था, 6 मिला था। तो ये 2 पॉइंट मुझे यहाँ पर से पहली इक्वेशन से मुझे 2 पॉइंट मिल गए। अब दूसरी इक्वेशन पर आते हैं, जब x = 0 हो, आपको पेपर में भी इसी तरीके से करके आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब x = 0 हो या फिर सीधे लिख सकते हो कि x = 0 पर, इक्वेशन में x की जगह पर 0 रख दीजिए, ये 0 हो जाएगा, -3y = 12 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसल आउट,
y बराबर -4 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने x की जगह 0 रखा था तो y की जगह मुझे -4 मिला था। अब दोबारा में जब मैं क्या करूंगा, जब y बराबर 0 हो, जब y बराबर 0 हो तो 2x - 3, अब y की जगह पर मुझे क्या रखना है 0, तो मैं y की जगह पर 0 रख देता हूँ। 2x बराबर क्या मिलने वाला है 12, इससे कट जाएगा 2 बराबर क्या मिलेगा x बराबर 6 मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने y की जगह पर 0 रखा था तब x बराबर मुझे 6 मिला था। अब आप इसको टेबल वाली फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे किताब में लिखा हुआ होता है, आप इसको टेबल में भी लिख सकते हो। टेबल में कैसे लिखना होगा आपको, ये x है और ये y है। देखिए अब टेबल में कैसे लिखोगे, जब मैंने x रखा था 0 तो y मिला था 2, ठीक है। जब मैंने y रखा था 0, जब x मिला था 6, तो ये तो हो गया आपका पहली वाली के लिए इक्वेशन। तो मैं इसको पहली वाली के सामने ही लिख देता हूँ, ऐसा करता हूँ, इधर लिख देता हूँ इसको, इस वाले फॉर्म को मैं यहाँ पर बनाकर आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये करना कैसे है, x y 0 2 0 6, ठीक है। अब ये लिख देता हूं मैं दूसरी वाली के लिए, इधर लिख देता हूं उसको मैं, ये दूसरी वाली इक्वेशन के लिए मैं डिब्बे बना देता हूं। इस तरीके से किताब में बने हुए हैं आपके पास x और y। जब मैंने x को 0 रखा था तो y क्या मिला था मुझे -4 मिला था, और जब मैंने y को 0 रखा था x मुझे 6 मिला था। तो यहां तक की बात आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसमें, बहुत ही सिंपल है। एक बार x की जगह 0 रखना है तो y की वैल्यू निकाल लेना है, एक बार y की जगह 0 रखना है तो x की वैल्यू निकाल लेना है। एक इक्वेशन में इस तरीके से करना है, और दूसरे इक्वेशन में भी आपको इसी तरीके से करना है कि एक बार x की जगह 0 रखना है, y निकाल लेना है, एक बार y की जगह 0 रखना है और x निकाल लेना है। अब आप ग्राफ पर आइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी ग्राफ। देखिए ग्राफ के लिए आपको क्या करना होगा, एक अच्छा सा स्केल ग्राफ बनाना होगा। आई होप आप ग्राफ को अच्छे से जानते होंगे। ये होता है आपका सेंटर 0,0, ठीक है। देखिए ये होता है आपका प्लस का x और ये होता है आपका माइनस का x, ये होता है आपका प्लस का y और देन ये होता है आपका माइनस का y। तो पहले मैं पहली वाली इक्वेशन के जो वैल्यूज थी उनको पुट करता हूँ, x बराबर 0 और y बराबर 2। तो x बराबर 0 तो यहीं पर रहेंगे, अब इधर की ओर नहीं चलने वाले हैं, और y का मान कितना मिला है मुझे 2, तो y की ओर 2 चलेंगे, 1 और 2, तो ये पॉइंट बन जाएगा आपका 0,2। अब x की जगह पर 6, वो भी कितने प्लस के 6, तो x की जगह पर प्लस के 6 चलने वाले हैं। एक इसको मैं साफ कर देता हूँ, 0 वाले 0 को, 1 2 3 4 5 6, तो x की जगह पर मुझे क्या मिला 6, और x की जगह पर 6 थे, और y का मान कितना था 0, क्योंकि y की ओर हमें चला ही नहीं, तो x के बराबर इतना हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देनी है आपको, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन, सॉरी टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, ओह शिट, ये लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब आ जाइए दूसरी वाली लाइन पर, ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है आपकी x + 3y = 6, जिसके मैंने आपको पॉइंट नोट किए हुए हैं, x + 3y = 6। अब 2x - 3y = 12 की बनाने वाला हूं मैं। तो देखिए x का मान जब 0 था, यानी 0 था, x की ओर बिल्कुल भी नहीं चले, x के मान 0 का मतलब है कि x वाले जो एक्सिस है, x वाला जो अक्ष है उस पे मैं एक भी डॉट नहीं चला, यानी एक भी 1 2 3 बिल्कुल कुछ नहीं चला, x की जगह 0 है, इसका मतलब मैं यही हूँ x वाले पॉइंट पर। तो y वाले पॉइंट पर मैं -4 चला हूँ, तो -4 यानी नीचे की ओर 1 2 3, सॉरी ज्यादा नजदीक हो गया, 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका -4, सॉरी 0, -4, ठीक है। अब 6,0, अब 6,0 कहाँ था, 6 प्लस की है, वो भी x की है, तो यहीं पर था,
तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट सेम है दोनों में, तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला देता हूँ। सॉरी यार, ये दोनों पॉइंट मिलेगा और ये वाली लाइन का नाम है आपका 2x - 3y = 12। अब ये दोनों लाइन आप इनको देखिए कि ये दोनों लाइन जो है एक बार कट कर रही हैं, उसके बाद आप इनको कितना भी आगे बढ़ा दीजिए, कितना भी आगे बढ़ा दीजिए, कहीं पर भी कट करने वाली नहीं है। इसका मतलब है एक ही बार कट करेंगी तो आंसर कितने आने वाले हैं, तो हम कहेंगे हल कितने होंगे इसके, अद्वितीय अद्वितीय हल। क्या होंगे, अद्वितीय हल। और रेखाएं कैसी होंगी, अगर क्वेश्चन पूछता है कि रेखाएं क्या होंगी, तो कहेंगे हम संगत रेखाएं होंगी। और कैसी रहेंगी, प्रतिच्छेदी, क्योंकि प्रतिच्छेद कर रही है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इसी वजह से मैंने टाइम लेते हुए धीरे धीरे सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया है। आपको आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। प्लीज अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज का जो टॉपिक था, ग्राफीय विधि को मुझे एक्सप्लेन करना था। ग्राफीय विधि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन की। क्वेश्चंस लगाइएगा, क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, आप उससे भी जाकर हमको बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है। डे 4 में आपको मिलने वाला है एक अगला टॉपिक, जिसमें हम सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन, बज्र गुणनखंड और विलोपन, तीनों विधियों को सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चंस को तीनों विधियों द्वारा। तो डे 4 में आपकी बज्र गुणनखंड, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि को हम सीखने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और दोस्तों को अपने को बताएं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ धीरे धीरे आपको सभी चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो बॉयज। कल मिलते हैं, और जब तक के लिए आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही कीजिए और कुछ मत कीजिए, ठीक है। थैंक यू।